ईरान और अमेरिका अमन डील तकरीबन तय हो गई है, अहम निकात भी सामने आए हैं। ये कहिएगा कि तमाम तर सूरत हाल में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? देखें जी, किसकी जीत भी नहीं हुई, किसी की हार भी नहीं हुई। अगर जीत हुई है तो पीस की है, अमन की है और इस खित्ते की है, जहाँ पे जो है वो बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो रहते हैं। देखिए, जंग जो है वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, न इसमें जीत में फायदा है न हार में फायदा है। जंग तो जंग है, वो तबाही लाता है। बिल्कुल। तो अब हम देखें कि हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर एक जंग हो रही थी, जिसके असरात जो है ना पाकिस्तान के ऊपर क्या सारे दुनिया पे पड़ रहे थे, जबकि दुनिया की ग्लोबल जो इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल ठप होकर रह गई थी। और जो दुनिया की तरसी की तेल की जो 1/5 जो आपने हुर्मुज से पास तेल होता था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। और फिर जितनी बमबारी हुई थी, जितना एम्यूनेशन हो गया था, ईरान पे 28 फरवरी से लेके जब तक सीज फायर तक कोई 11,000-12,000 टारगेट पे बमबारी हुई, उसमें कितनी आप देख के अंदाजा कर ले कि कितनी प्रॉपर्टी की या जानों की जो है वो नुकसान शामिल है। और फिर अमेरिका वालों ने जो खुद तय किया है कि उनके इतने जहाज के इतने ड्रोन गिरे और टोटल उनको 29-30 बिलियन डॉलर की जो है वो नुकसान हुआ है। तो अब ये है कि जंग में तो किसी की जीत और हार नहीं होती, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर इन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाता है और ये साइन कर देते हैं, यहाँ पे जो है वो हॉस्टिलिटी जो है, दुश्मनी जो है बिटवीन टू कंट्री वो खत्म हो जाती है। ईरान वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो जीत तो ईरान की हुई थी, बिल्कुल, क्योंकि इसराइल जिस मकसद से इस जंग को शुरू कर चुका था और अमेरिका की जो मदद ले रहा था वो था सिर्फ ग्रेटर इसराइल का, ताकि पूरे जो है वो खलीजी खित्ते पे जो है वो उसका कंट्रोल हो जाए। और उसके लिए वो स्लोली और ग्रेजुअली एडवांस भी करता रहा। कभी अब्राहम ट्रीटीज के थ्रू साइन करके अरब कंट्रीज को अपने अम्ब्रेला सिक्योरिटी अम्ब्रेला में लाते थे, और कभी ये, लेकिन रेजिस्ट करने वाला मुल्क सिर्फ एक था, वो ईरान था। और फलस्तीन की जो सपोर्ट है वो भी ईरान है। और अगर इसराइल को कहीं पे जवाब देना होता था, चाहे जो वो लबनान में हो या तो वो भी ईरान नहीं दिया, हाइट्स में हो, तो वो भी ईरान था। तो इसलिए ईरान उनकी नजरों में खटक रहा था। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जीत और हार का फैसला तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसराइल और अमेरिका के जो प्लान कुछ और थे, लेकिन किस तरह से ईरान ने तगड़ा जवाब देकर अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वो लेकर आया। और अब ये है कि खबरें आ रही है कि डील हो चुकी है तकरीबन और मुसवदा तैयार है। अच्छा सर, ईरान जंग के बाद अमन डील तक आलमी इदारों का गैर मौसर किरदार अमन के लिए भरपूर मैकेनिज्म की खला का इजहार है। क्या वक्त का तकाजा नहीं है किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सालिसी का नया निज़ाम कायम किया जाए? क्योंकि हमने देखा कि यूएनओ बिल्कुल बेबस था। एंटोनियो गुतेरेस साहब सिर्फ मजम्मती बयान दे देते थे, अमली तौर पर इन इदारों ने कुछ नहीं किया। देखें मोहतरमा, हमें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का तजुर्बा, तलख तजुर्बा उस वक्त है जब पाकिस्तान का क्राइसिस चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक जो है ना वो करारदाद ला रहे थे कि जंग बंदी के लाए। तो उसको सोवियत यूनियन का जो नुमाइंदा बैठा हुआ था वहाँ पे, वो उसको वीटो करता था। तो ये वीटो और ये चीज़ें जो हैं, हमने आपने गाजा में देखा कितने करारदाद जो है वो वीटो किया गया, लेकिन उनको अमेरिका वीटो करता रहा। और गाजा में जो है वो मुसलमान कत्ल होते रहे, वहाँ पे खून बहता रहा, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं हुआ। और इसी तरीके से हमने देखा कि ईरान के साथ जो जंग हो रही थी और उसके अमेरिका के कहने पे कुछ हमारे मुसलमान मुल्कों ने जो है करारदाद लाए जो ईरान के लिए नुकसानदेह था, उसको चाइना ने वीटो कर दिया। तो ये वीटो पावर जो परमानेंट जो मेंबर है उनके पास है, वो इसको एक्चुअली नाकारा करने के लिए, उसको बेबस करने के लिए काफी है। फिर हमने देखा कि ताकतवर मुल्क जितने भी हैं, इसराइल शामिल है, उसमें अमेरिका खासकर शामिल है, उन्होंने कभी भी यूएन के चार्टर का कोई परवाह, उसकी परवाह नहीं की उन्होंने।
बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। अब ईरान पे हमला ले लीजिए का यूएन के चार्टर में कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सावरन कंट्री के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के कवर के तहत जो है ना वो आप धोखे से उन पे हमला कर देते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ है। और फिर यूएन के चार्टर में ये कहाँ इजाज़त है कि आप किसी मुल्क पे हमला कर दें, लेकिन उनके सियासी लीड क़यादत को टारगेट बनाएं, उनकी अस्करी क़यादत को टारगेट बनाएं, उनके साइंसदान मारें। आप देखें ईरान के लास्ट ईयर कितने साइंसदान उन्होंने कत्ल किए अपने बमबारी के थ्रू। तो ये चीज़ें जो हैं यूएन के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है, उसको आप बिल्कुल सर। दूसरी जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशन नाकाम हुई तो उसके बाद यूएन को क़याम में लाया गया ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2026 में यूएन भी बुरी तरह से जंगों को रोकने में नाकाम रहा। अच्छा सर, आइंदा 24 घंटों में अमन डील के हवाले से बाकायदा ऐलान की तवक्को है और फिर हतमी मुज़ाकरात मुआहदे पर दस्तखत के मराहिल भी आएंगे। अब मुआहदे पर अमल दरामद का सवाल भी उठेगा। वही वाली बात है कि मुआहदा तो हो जाएगा, एग्रीमेंट तो हो जाएगा, क्या उस पर अमल भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये एक अहम सवाल है कि अमेरिका को इजराइल को कंट्रोल कर पाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल अहम सवाल है जी। आपको मैं याद दिला दूं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो ईरान ने मुआहदा किया था, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन था, उसकी गारंटी जो है P5 ने दी थी, यानी परमानेंट जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो प्लस जर्मनी ने। तो उसके बावजूद भी ट्रम्प साहब आए तो उसने इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। इम्प्लीमेंट की तो बात अपनी जगह पे रही, लेकिन वो मुआहदे को ही उसने तलब कर दिया, उसको ही ख़त्म कर दिया। और इस जंग इस क्या कहते हैं हॉस्टिलिटी को या इस दुश्मनी को जो है और भड़कावा दे दिया उसने। तो अब सवाल ये है कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन की बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है, वो किस तरह किया जा सकता है। देखिए कश्मीर पे सिक्योरिटी काउंसिल के अपने जो है वो रेजोल्यूशंस हैं जो 1948 के बाद मुख्तलिफ मौक़ों पे 52 तक पास होते रहे। और उसमें मैं बताऊँ आपको कि नेहरू जैसा टॉल लीडर जो है उसने वादा किया था कि हम यूएन के नज़रदारी में जो है ना इस वादे राय करवाएंगे, रेफरेंडम करवाएंगे, कश्मीरियों को ये हक दे देंगे कि वो अपने जो है ना किस्मत का खुद फैसला कर लें कि वो आज़ाद मुल्क रहना चाहते हैं, पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन उनसे आज तक अमल नहीं हुआ, इंडिया ने अमल या होने नहीं दिया। तो ये सवाल बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं और ये सवाल अपनी जगह पे है और अहम है। और इसको कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा ये तो अपनी जगह पे अहम सवाल है। और ईरानियों के लिए सबसे ज्यादा जो है कंसर्न और जो बिल्कुल सर, ईरानी क़यादत तो कहती है कि भाई जो अमरीकी हैं वो वादा खिलाफी करते हैं, यही है, वादा करके वफा नहीं करते हैं, मुज़ाकरात हो रही हो तो हमले कर देते हैं। अच्छा सर, मुआहदे के कुछ निकात हैं जो कि सामने आए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे जो अहम नुक्ता था वो यूरेनियम के हवाले से था, क्योंकि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था कि ईरान अफसूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे, अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा, ज़ाया कर देगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई साहब, उनकी तरफ से खबर आई कि भाई ईरान का यूरेनियम ईरान से बाहर कहीं नहीं जाएगा। बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि हो सकता है कि यूरेनियम को रशिया मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुमकिना तौर पर मुआहदे में बीच का रास्ता क्या निकला होगा? आपका तज्जिया, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ईरानियों ने जो है ना एक खास मुद्दत तक जो पहले जो ओबामा के साथ जीत हुआ था उसमें तो 10 साल थे, शायद इसको उन्होंने बढ़ा के 15 से 30 साल कर दिया है। मेरे ख्याल में ये अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ईरानी कभी भी अपना अफसूदा जो यूरेनियम है उसको वो अमेरिका के हवाले कर देंगे, इस तरह कभी नहीं होगा। और फिर इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। देखिए जी, एक चीज़ होती है जो आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के करते हैं, वो प्रेगमेटिक होता है, उसमें नेशनल अपने इंटरेस्ट सामने होते हैं और कुछ हकीकत पसंदाना उसमें रवैया होता है। और एक चीज़ है जो मेज़ से उठ के बाहर आप स्टेटमेंट देते हैं मीडिया के लिए, वो डोमेस्टिक का ज़्यादातर कंजम्पशन के लिए होता है। और मैं चीज़ ये एक बता दूं आपको कि अमेरिकन लीडर जो है वो प्रेसिडेंट से लोअर लेवल पे जितने भी हैं वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि जी आप
डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो बातें हैं, जो वो अपने उस पे कह देते हैं सोशल मीडिया में, उसको आप ये ना वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, एक्चुअली मुज़ाकरात के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट तरीके से वो जो है ना वो, लेकिन उस बिटवीन द लाइन्स देखना चाहिए। एक जगह मैंने पढ़ा था कि ईरान ने ये कहा है कि हम वो मुद्दत बढ़ा देते हैं, अब बढ़ा कितना देते हैं ये इसका पता नहीं है कि 20 साल है, 15 साल है या 25 साल है। बहरहाल मेरे ख्याल में वो इतना है कि जिससे ट्रम्प साहब जो है वो उसको हाथ में लेके ढोल बजाने का, उसको बाहर खास कर अपने जो वोटर्स हैं नवंबर मिड टर्म के इलेक्शन के लिए उनको कन्विंस करने के लिए। देखिए ये जंग तो की हमने, लेकिन उनसे मैं ये लेके आया हूँ कि वो आइंदा 20 साल के लिए 25 या 30 साल के लिए जो है ना वो एक बम नहीं बनाएंगे।